रिकॉर्डिंग भी इसकी अवेलेबल रिकॉर्डिंग इसकी मैं अवेलेबल कर दूंगा अपने चैनल पे, ताकि जो लोग अभी अवेलेबल नहीं है वो बाद में इसको देख सकें। ठीक है, तो क्विकली हम स्लाइड्स को देख लेंगे कुछ 10-15 मिनट, और उसके बाद अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। आई एम अवैसा आफ्ताब भट्ट एंड आई एम फ्रॉम 48 CTP CSS 2019. I appeared in CSS 2019 and qualified. I am allocated to Inland Revenue Service, और जिसको आम जुबान में FBR भी कहते हैं। उसके अलावा आई अपीयर्ड इन PMS 2015, और उसमें आई कुड नॉट बी एलोकेटेड बट आई क्वालिफाइड द रिटन पार्ट। एज माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आई वुड से कि इंग्लिश इंग्लिश में अब ये हमारा 9th बैच है, और आई थिंक आई कैन टीच इट वेल। और CSS के सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश ही मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश एसए और प्रेसी। उसकी वजह यह है कि एक इंग्लिश पे आपका नेचुरली कमांड अच्छा होता है, और आई वॉज एबल टू स्कोर वेल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अच्छा जी, स्लाइड्स मूव हो रही हैं आप लोगों के पास? यस सर। चलें ठीक है। बाज़ अगर स्लाइड्स आपके पास मूव नहीं होती, मेरे पास मूव होती हैं। अच्छा, इंग्लिश ऐसे का इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। और अगर हम ऐसे को एज अ होल देखें तो एक बहुत बड़ी चीज़ लगता है कि एक ही सवाल है और 100 मार्क्स का है, और उसी में या आप पास हैं या फेल हैं। बाकी तो चलें, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके पास 4 सवाल आपके सब्जेक्टिव हैं, एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट का है 20 मार्क्स का। तो एक नहीं आता तो बाकी 3 आते हैं, दो नहीं आते बाकी 2 आते हैं। इसमें एक ही सवाल आपने अटेम्प्ट करना है, और वो अगर आपको आता है तो आप पास हैं, और अगर नहीं आता तो आप फेल हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इट लुक्स लाइक ए बिग जाइंट ऐसे, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। जैसा कि आप देखें कि ऐसे में आपने सबसे पहले एक आउटलाइन लिखनी होती है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, कॉजेज, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पैराग्राफ्स देने होते हैं। उसके बाद आपने कंक्लूजन देना होता है। तो हम इन चीज़ों को वन बाय वन सीखने की कोशिश करेंगे। आउटलाइन में भी अगर हम देखें तो पहले हम अपनी मेन आउटलाइन पे काम करेंगे। मेन आउटलाइन से मुराद वो एरिया है कि अगर ऐसे का कोई भी टॉपिक आपके सामने आया है और आपने उसकी कोई 5-6 हेडिंग्स बनानी है ब्रॉड, जिसमें इंट्रोडक्शन एक हेडिंग है, उसके बाद ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक या डेफिनेशन या उसकी टाइप्स वगैरह, जो आपका एक कॉन्टेक्स्ट का पैराग्राफ होता है वो। उसके बाद आपने अपने मेन जो पूछा गया है आपसे उस चीज़ पे आना है। आर्गुमेंटेटिव पार्ट हो सकता है, आर्गुमेंट पार्ट। उसके बाद कोई उसमें उसके कॉजेज, हर्डल्स, या उसमें चैलेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन। तो बेसिकली ये ब्रॉड एरियाज हैं, इनके नीचे फिर सब हेडिंग्स बनेंगी और फिर हमारी एक मुकम्मल आउटलाइन बनेगी। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि मेन आउटलाइन कैसे बनाई जाए, कि कोई भी किसी भी किस्म का दुनिया का टॉपिक आपके सामने आ जाए, उसके जो 5-7 मेन हेडिंग्स हैं वो क्या बनेंगी। उसमें डिस्क्रिप्टिव के लिए अलहदा तरीकाकार है और आर्गुमेंटेटिव के लिए अलहदा तरीकाकार है। ठीक है, तो पहले मेन आउटलाइन बनाना हम सीखेंगे, फिर डिटेल्ड आउटलाइन जो आपने पेपर में लिखनी होती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, कॉजेज, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन। इन तमाम पार्ट्स को हम वन बाय वन सीखेंगे और इन पे हम काम करेंगे। जो चीज़ भी हम सीखेंगे उसकी आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और उसको आप क्लास में भी स्पॉट टेस्ट उसका हो सकता है आपसे। मतलब एक दो पैराग्राफ अगर मैंने आपको लिखवाए हैं या बताए हैं तो एक आधा पैराग्राफ आप भी लिखेंगे और मुझे उसी टाइम सुनाएंगे क्लास में। उसके बाद उस हफ्ते की वीकली असाइनमेंट में वो चीज़ शामिल होगी, और फाइनली आपके एंड पे फुल लेंथ ऐसे भी आप लिख रहे होंगे और आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो दिस इज समथिंग अबाउट ऐसे। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेसी की, तो प्रेसी के पेपर को अगर हम देखें तो उसमें 2 कंपोनेंट बनते हैं। एक उसका स्किल बेस्ड पोर्शन बनता है, एक उसका मेमोराइजेशन बेस्ड पोर्शन बनता है। मसलन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने रट्टा लगाना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सीखनी है। ठीक है, अब सीखने वाला काम क्या है, आपकी 20 मार्क्स की प्रेसी है, आपकी 20 मार्क्स की ही कॉम्प्रीहेंशन है, 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन है, 50 मार्क्स हो गए। उसके बाद आपका सेंटेंस करेक्शन है जो 5 से 10 मार्क्स की आ जाती है, और पंक्चुएशन है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपने रट्टा नहीं लगाना, इनको आपने सीखना है, एक स्किल है,
इस स्किल को आपने डेवलप करना है। उसमें यह है कि किसी भी चीज़ की अगर हम मिसाल ले लें, प्रेसी की ले लें, कॉम्प्रीहेंशन की, हम सबसे पहले उसके रूल्स डिस्कस करेंगे। इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इसमें किन चीज़ों क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको हम देखेंगे। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस क्लास में हम करेंगे। उसके बाद आप असाइनमेंट्स में वो प्रेसी मुझे करके दिखाएंगे, या कॉम्प्रीहेंशन या ट्रांसलेशन। तो इस तरह उसमें भी हम इन तमाम स्टेप्स से गुजरेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लास में सिखाई जाएंगी, इनको रिगरसली इनकी इवेलुएशन भी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ इसका पार्ट आ जाता है क्रैमिंग पार्ट। क्रैमिंग पार्ट कह लें या मेमोराइजेशन पार्ट कह लें या रट्टे वाला पार्ट कह लें। उसमें आपकी सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। अब उसमें कुछ सिखाने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट आई वुड टेल कि आपने यहाँ से प्रिपेयर करने हैं और वो आपने खुद से याद करना शुरू कर देने हैं डेली बेसिस पे। अभी क्योंकि साल का स्टार्ट है तो अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो साल पेपर आने तक आप कोई आसानी से 1500 2000 वर्ड कवर कर सकते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, प्रेपोजिशन, एनालॉजीज। एनालॉजीज तो अब कुछ 3 4 सालों से नहीं आ रही, पहले आया करती थी, मतलब 16 17 18 में आई हैं, उसके बाद वो नहीं आती हैं अब। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके आपके साथ सोर्सेज आपको बता दिए जाएंगे, बाकी ये याद आपने खुद करने हैं। ठीक है, इनका रट्टा लगाना, इनको डेली बेसिस पे, इसमें ये तरीकाकार होता है कि डेली बेसिस पे आप वोकैबलरी के कुछ वर्ड्स ले लें, कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स ले लें, कुछ ईडियम्स ले लें, कुछ प्रेपोजिशन, इन तमाम के कुछ कुछ चंक्स लेके आप इनको डेली बेसिस की रूटीन में शामिल करें, ताकि बाय द एंड ऑफ ईयर आपके पास एक अच्छा अच्छा ज़ख़ीरा तैयार हो इन अल्फाज का। ठीक है, और आपको पता है ये अनसीन आ जाते हैं, कभी पास पेपर में से आते हैं, कभी नहीं आते, तो इसलिए एक अच्छा स्टॉक आपको ये तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया इन दोनों सब्जेक्ट्स का। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें उन स्टूडेंट्स का कि जो इन सब्जेक्ट्स को पास कर लेते हैं, स्पेशली ऐसे की मैं बात करूंगा, और वो स्टूडेंट जो इनको नहीं पास कर पाता, जो 39 पे, 35 पे, 30 पे स्टॉप हो जाता है, तो क्या चीज़ें हैं जिनकी, जो क्राइटेरिया क्या है। मसलन इस एग्ज़ाम में पास करने का एग्जामिनर के पास क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया अगर हम देखें तो जो बच्चा पास हो रहा होता है वो, देखें ऐसे क्या है, ऐसे आपकी लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। ठीक है, एक ज़ुबान का पेपर है, तो उसमें जब तक वो आप ज़ुबान सही तरीके से नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज आपकी सही नहीं होगी, तो फिर आप कैसे पास होंगे। तो जो सही बच्चा होगा वो करेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर करेगा, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक होगी। जबकि ऑन द अदर हैंड जो दूसरा बच्चा होगा उसकी टेंस की मिस्टेक्स होंगी, उसकी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स होंगी। मतलब जो लैंग्वेज वाला टेस्ट है सबसे पहला, वो उसी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अ प्री रेक्विजिट। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेशन, आर्ग्यूमेंटेशन एंड कोहेरेंस इन ऐसे। देखें ऐसे क्या है, ऐसे में नॉर्मली ये होता है कि एक टॉपिक आपके पास आ जाता है, आपने उसको या तो एक्सप्लेन करना होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है यो, या वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है, आपने एक आर्ग्यूमेंट को प्रूव करना होता है। तो अगर आपकी ये अच्छी आर्ग्यूमेंटेशन नहीं होगी और आपकी बात में सेंस नहीं बन रही होगी, आपने प्रॉपरली चीज़ों को एक्सप्लेन आर्टिकुलेट नहीं किया होगा, तो फिर वो चीज़ अगले बंदे को भी कन्वे नहीं होगी, एग्जामिनर को भी वो समझ नहीं आएगी, और एग्जामिनर क्लियर नहीं होगा कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है कि नहीं आया। तो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के केस में स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेशन, आर्गुमेंटेशन एंड कोहेरेंस। ऑन द अदर हैंड रैंडम थॉट्स विदाउट लॉजिकल रैंडम थॉट्स विदाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड फैक्ट्स। जो पास होने वाला बच्चा है वो रेलिवेंट मटेरियल लिखेगा, जो पास नहीं हो पाता वो लिखेगा तो सब कुछ, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास अगर कोई आपको कहे कि आपने करप्शन पे बात करनी है, तो आप में से हर कोई करप्शन पे बहुत असद, ये आपके एंड पे इशू है, बाकी लोगों को आवाज़ जा रही है तो आप रीचेक करें। अच्छा, जो दूसरा करप्शन पे अगर आपको लिखने बोलने को कहा जाए या लिखने को कहा जाए तो आप में से काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे में वो चीज़ लिखनी है जो उस टॉपिक की डिमांड है। ठीक है, करप्शन इन पाकिस्तान एक डिफरेंट टॉपिक है, करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इवल्स इन पाकिस्तान, ये एक डिफरेंट टॉपिक है।
दोनों को अटेम्प्ट करने का अंदाज डिफरेंट होगा, दोनों को अटेम्प्ट करने का, दोनों की आउटलाइन मुख्तलिफ तरीके से बनेगी। तो आपने टॉपिक के मुताबिक रेलिवेंट मटेरियल लिखना है, वो नहीं लिखना जो आपको आता है, वो लिखना है जो एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है। ठीक है। उसके अलावा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत हद तक डिटर्मिन करती है कि आप पेपर में कंप्लीट ऐसे अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको डिफ्रेंशिएट करती है। और इवेलुएशन, देखें आप अपने तौर पे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, करते जाएं, किसी को इवेलुएट ही ना करवाएं तो कैसे इंप्रूवमेंट आएगी। तो उसमें यह सजेस्ट किया जाता है कि आपके इर्द गिर्द अगर आपका कोई बहन भाई है, कोई फैमिली में है जिसने सीएसएस पास किया है, कोई टीचर है सीएसएस का अच्छा, कोई कोई भी आपके सर्कल में है, किसी ना किसी को अपना काम दिखाते रहें ताकि आप इम्प्रूव करते रहें। अपने तौर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। वो बस आपकी एक आपके सेटिस्फेक्शन होगी एक आर्जी सी कि मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन जब तक चेक नहीं करवाएंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगी। ठीक है सर। स्लाइड्स मिलेंगी बाद में, स्लाइड्स नहीं मिलेंगी, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से फिर आप इसको देख लीजिएगा। 7 को मैंने ये बताया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ज्वाइन ए मेंटोर फॉर इंग्लिश पेपर्स। अच्छा, इवेल्युएशन पे अभी मैंने बात कर ली, तो उसी के तनाजुर में यही बात है कि अगर मेंटोर नहीं है, मेंटोर आपका एक फॉर्मल मेंटोर भी हो सकता है, जैसे कोई टीचर आप ढूंढ लें, कोई सेशन ज्वाइन कर लें। मेंटोर आपके सर्कल में भी कोई हो सकता है, आपका कोई बड़ा अच्छा दोस्त है जिसने 1 साल पहले आपसे सीएसएस पास कर लिया है, वो भी आपकी मेंटोरिंग कर सकता है। तो सिर्फ फॉर्मल मेंटोर की बात नहीं है, इसमें कोई भी मेंटोर हो सकता है। तो क्यों ज़रूरी है कोई मेंटोर? टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। देखें, ऐसे ये नहीं है कि आपको ऐसे आए और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिख रहे हो। ठीक है। तो वो डेफिनेटली आपका फेल हो जाएगा ऐसे। क्योंकि सीएसएस में जो ऐसे है उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। डिस्क्रिप्टिव को अलहदा से लेके चलना है, आर्गुमेंटेटिव को अलहदा से लेके चलना है। तो जब तक आपको वो स्ट्रक्चर ही नहीं आता, आपके प्रेसी में 70 मार्क्स भी आ जाएं, आपका ऐसे फेल होगा, क्योंकि ऐसे भी आपने काम ही नहीं किया। ठीक है। तो सिर्फ अगर आपको लैंग्वेज आती है, अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी है, ये काफ़ी नहीं है कि आप ऐसे भी पास कर लें। आपको ऐसे का अलहदा से स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। ठीक है। वो अब आप पे, आप कैसे सीखते हैं, किसी मेंटोर से सीखते हैं, किसी दोस्त से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, दैट इज अप टू यू। प्रेसी राइटिंग भी ऐसे ही है। प्रेसी के बारे में आपको पता है कि एक मिथ काफ़ी चलती है मार्केट में। अब आई डोंट नो वो कुछ हद तक ठीक है, कि प्रेसी का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक डिटर्मिन करता है कि आप प्रेसी में पास होंगे कि नहीं। वैसे लॉजिकली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा भी गया है कि प्रेसी अगर आपकी बिल्कुल गलत है तो फिर वो बाकी चीज़ों में बहुत खींच के मार्क्स देता है और किसी ना किसी तरह आपको 40 से नीचे ले आता है। ठीक है। लेकिन इस चीज़ की कंफर्मेशन कोई नहीं है, ये एक कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ के साथ नहीं होता। तो नो वन कैन बी श्योर अबाउट इट। एफपीएससी की कोई इस पे स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। जैसा कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि सीएसएस जब आप लोग कर जाते हैं तो उसके बाद आपका फाइनल पासिंग आउट एग्जाम होता है एक। आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके बाद आपका एक फाइनल पासिंग आउट एग्जाम लिया जाता है। अब उसमें अकाउंटिंग का, अब मेरे केस में आईआरएस में अकाउंटिंग का पेपर भी होता है। उसमें थ्योरी के सवाल भी आते हैं, उसमें अकाउंटिंग के सवाल भी आते हैं। अब जो बच्चा सिर्फ थ्योरी के सवाल करके पेपर पास करने की कोशिश करता है, उसको वो पास नहीं करते। हालांकि अगर एक पार्ट है उसमें 3 सवाल हैं, 2 अकाउंटिंग के हैं न्यूमेरिकल टाइप, एक थ्योरी का है, तो थ्योरी का सवाल उसने इसलिए दिया ना कि आप वो अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन वो उन चीज़ों को डिस्करेज करता है। ये अकाउंटिंग का पेपर है, आप हर जगह से थ्योरी के सवाल करके पास करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके लिए उस चीज़ को मुश्किल बना देता है, उसमें कम मार्क्स देता है। ठीक है। तो प्रेसी का पेपर ही ऐसा है, देखें उसका नाम ही प्रेसी पे मुबनी है। तो इसलिए प्रेसी को अच्छे तरीके से सीखें, कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे तरीके से सीखें, जो स्किल बेस्ड पार्ट है वो आप अच्छे से करके आए। ठीक है। फिर वो बाकी जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट है वो भी आप करेंगे तो आपके 60-70 तक मार्क्स आपके आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छा ये तमाम चीज़ें मैं इस हेडिंग को अगर आप देखें तो मेंटोर के तनाजुर में बता रहा हूँ कि एक मेंटोर आपको ये तमाम चीज़ें सिखाता है, इस प्रोसेस से गुजारता है, लेके चलता है। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होती है असाइनमेंट्स के जरिए से, इवेल्युएशन होती है, मॉक टेस्ट होते हैं। एक जब आप एक इन्वायरमेंट ज्वाइन करते हैं, एक सेशन का, बैच का,
तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन होती है, एक मोटिवेशन होती है, जो कि अगर आप स्टैंड अलोन अपने घर में अकेले बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सीएसएस में एक सवाल ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि क्या एकेडमी वाले बच्चे ही सीएसएस पास करते हैं या बाकी बच्चे भी कर जाते हैं? तो बाकी बच्चे भी कर जाते हैं। एकेडमी से ये है कि एकेडमी ने सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा किया होता है, 4-5 माह में सेशन में आपको बता देते हैं। वही बच्चा जो एक घर बैठ के जो काम करेगा वो भी कर लेगा, लेकिन उसको 8 माह लग जाएंगे, 9 माह लग जाएंगे। तो दोनों तरह के लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने तौर पे अकेले तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जर्नी में एफर्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा होगी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो कर दोनों किस्म के लोग सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, वाई शुड यू जॉइन अस, इसको स्किप करते हैं, क्विकली देख लेते हैं। मैंने अपना रोड मैप तो डिस्कस कर ही दिया है, पहली 2 स्लाइड्स में ही मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया था कि हम पहले ऐसे को 1 बाय 1 एक एक पार्ट को सीखेंगे। ठीक है। और प्रेसी पेपर में भी जो भी स्किल बेस्ड कंपोनेंट हैं उसको भी हम एक एक पार्ट को सीखेंगे, उसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। उसके अलावा वीकली असाइनमेंट्स होंगी और उनको टाइमली चेक किया जाएगा। एक हफ्ते में आपको मतलब अगर क्लास जैसे आपकी अगर फ्राइडे सैटरडे संडे को होती है तो आपको मंडे तक असाइनमेंट कोई दे दी जाएगी। ठीक है। असाइनमेंट दे दी जाएगी या ऐसे का एक कोई टॉपिक थीम तैयार करने के लिए दे दिया जाएगा और असाइनमेंट बाद में शेयर की जाएगी। तो वो असाइनमेंट आपने करके थर्सडे तक, शुरू शुरू की क्लासेस में वेंसडे तक, नहीं तो थर्सडे तक अटेम्प्ट करके मुझे सबमिट करवानी होगी पीडीएफ फॉर्म में। व्हाट्सएप ही कर देंगे आप, और वो आपको 1-2 दिनों में चेक होके वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस भी करेंगे, स्टूडेंट्स को थॉरो फीडबैक दिया जाएगा, इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है। तो ये दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई शुड यू जॉइन अस। एंड वीकली इवैल्यूएशंस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी अगर कोई आपको मसला, आप ज्वाइन नहीं कर पाते कोई क्लास। लेकिन उसमें यह है कि उसको हमने थोड़ा सा लिमिट किया है। ऐसा नहीं कि अगर हमारी 18 क्लासेस हैं तो 18 की 18 ही आपको मिल जाएंगी। आपको हाफ ऑफ द क्लासेस तक मिल सकती हैं, मतलब 8-9 क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी फिर मतलब ये लिमिट होगी, अपर थ्रेशोल्ड होगी। ठीक है। फॉलो अप टिल एग्जाम्स। चले, ये कुछ मैंने रिव्यूज डाले थे, इनको आप देख लीजिएगा प्रीवियस बैचेस के। ये वैसे मेरे फेसबुक पेज पे भी मौजूद हैं। फेसबुक पेज पे हर बैच के बाद मैं उन स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो भी आपका एक इसका इम्पार्शल ऑनेस्ट रिव्यू है वो आप दे दें। वो कुछ बच्चे दे देते हैं, कुछ नहीं देते, काफ़ी बच्चे मसरूफ़ भी होते हैं। तो वो फिर उस रिव्यू से ये होता है कि नेक्स्ट बैचेस के लोगों को आसानी हो जाती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। चलें, दैट्स ऑल। ये कुछ डेट्स पुरानी है, आप क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके। ठीक है। स्लाइड्स को मैं करता हूँ क्लोज। अच्छा जी, अब अगर आपकी कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ लें और फिर कंक्लूड करते हैं। तो दिस वाज जस्ट ए ब्रीफ चिट चैट सेशन, जस्ट एन इनिशियल इंटरेक्शन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे माइंड में, कोई इबहाम ना रहे। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चंस आपके जहन में हैं तो यू आर वेलकम, मोर देन वेलकम। अदरवाइज, अच्छा, ग्रुप की सेटिंग्स मैं इसलिए ज़रा ऑफ रखता हूँ, प्राइवेसी सेटिंग्स। काफ़ी बच्चे उसमें अननेसेसरी मटेरियल शेयर करना शुरू कर देते हैं, और फिर जिन लोगों ने ज्वाइन किया होता है वो परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या चीज़ ज्वाइन कर लिया है। तो आई कीप द सेटिंग्स ऑफ। लेकिन मैं आप लोगों को पहले भी कहता आया हूँ कि अगर उसमें आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे इंडिविजुअल पूछ लें, और जो 2-4 लोगों से जो सवाल एक तरह का आए तो उसको मैं ग्रुप पे ही रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है। तो फाइनली फिर इस ग्रुप को हम आहिस्ता आहिस्ता, रजिस्टर्ड स्टूडेंट का ग्रुप बन जाएगा। उसमें से फिर जो लोग बाकी लोग होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसलिए ग्रुप की सेटिंग्स को मैंने ऑफ रखा हुआ है। तो अभी किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। एनी कन्फ्यूजन अबाउट द बैच, अबाउट आवर क्लासेस, अबाउट दीज एग्जाम्स, या वैसे ही कोई कन्फ्यूजन आपको सीएसएस से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। जी, हैंड रेज आप कर सकते हैं या अभी अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली। नो क्वेश्चंस। अच्छा, ये एक नाम अपना बताइएगा पहले।
और सवाल पूछ लें। ये ओप्पो A57 इनका कोई सवाल है शायद, तो पूछें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। हाँ, अब कुछ बेहतर हुआ। यानी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की कैसे करवाई है? अच्छा, आपकी आवाज़ कट गई है काफ़ी, ज़रा दोबारा पूछिएगा। नो, नो साउंड। आप लिख के पूछ लें अपना सवाल। ठीक है, लिख के पूछ लें। मीनवाइल और किसी का सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। सर स्लाइड्स मिलेंगी बाद में सर। चलें, आपका सवाल हमें आ रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए? ये तकरीबन अगर CSS के कोई 5 से 10 सवाल शॉर्टलिस्ट किए जाए ना, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये उनमें से एक सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन में 2-3 पैरामीटर्स हैं, आप उन क्राइटेरिया को ऑब्जर्व करें। मसलन सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपकी अगर वो डिग्री से रेलिवेंट है सब्जेक्ट, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। आप CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट अपने सामने रखें। अगर आपने फ़र्ज़ करें MBA किया है, तो आप नेचुरली देखेंगे कि अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है, आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस क्या है, आपका मर्केंटाइल लॉ का सिलेबस क्या है। तो डिग्री वाले सब्जेक्ट की तरफ आप नेचुरली अट्रैक्टेड होंगे, और आपने कुछ ना कुछ उसमें अपनी डिग्री में, ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, उस पर पढ़ा होगा। किसी ने जोलॉजी में मास्टर्स किया है तो जोलॉजी की तरफ वो अट्रैक्टेड होगा। किसी ने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा है तो इंग्लिश लिटरेचर वो देख ले। तो सबसे पहले तो अपनी डिग्री से रिलेटेड अगर आपको सब्जेक्ट मिलते हैं और आपको उनका सिलेबस समझ में आता है, तो उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। आपको साइकोलॉजी पढ़ने का मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, तो साइकोलॉजी का सिलेबस आप देख लें। पंजाबी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, आप उसको देख लें। ठीक है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में आप एंजॉय करते हैं, आपका एनालिटिकल माइंड है, आप चीज़ों को अच्छा एनालाइज कर सकते हैं, तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट देख लें। आपको अगर इतना एनालिटिकल सब्जेक्ट नहीं पसंद, आप सीधा सीधा ज़रा रटे वाला मामला देखना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस को देख लें। तो पहले नंबर पे अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें आप। दूसरे नंबर पे आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखें, किस सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी है। अब दिलचस्पी कैसे देखनी है? दिलचस्पी तो एक जनरल सा वर्ड है ना, तो उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? उस सब्जेक्ट का नाम पढ़ें, उसका FPSC की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस देखें, उसके सिलेबस के बाद उसके पास पेपर देखें। तो ये 1 बाय 1 अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आती हैं, तो फिर आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। अच्छा, उसके बाद एक थोड़ी सी चीज़ चलती है, स्कोरिंग ट्रेंड। अच्छा, हमारे 10 मिनट रह गए हैं, तो 10 मिनट में हम इसको वाइंड अप करेंगे क्लास को। स्कोरिंग ट्रेंड में ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट हैं वो हमेशा से ही उनका स्कोर पुअर आता है, उनकी तरफ आप ना आ जाएं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा से ही अच्छा स्कोर देते हैं, जैसा कि पंजाबी है। तो जो सब्जेक्ट हैं ही बुरे, हमेशा से ही पुअर लो स्कोरिंग है, उनकी तरफ ना जाएं, उनकी तरफ जाएं जो हमेशा से अच्छे स्कोरिंग है। अच्छा, अब कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी साल में तो अच्छे हैं, किसी साल में अच्छे नहीं हैं, तो उनमें फिर आप स्कोरिंग ट्रेंड को इतना ना देखें, क्योंकि उनमें फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, बहरहाल प्रेफर उन सब्जेक्ट को करें जिनमें स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है। वो सब्जेक्ट भी ठीक है जिनमें फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन जिनमें कंसिस्टेंटली बुरा है उनकी तरफ आप फिर ना आ जाएं। ठीक है, तो पहला फिल्टर आपकी डिग्री, दूसरा फिल्टर आपका इंटरेस्ट एरिया, तीसरा फिल्टर आपका स्कोरिंग ट्रेंड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर आप इनको देखें तो आप इनको डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कोशिश किया है कि तमाम ये बेसिक जो CSS से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनको डील किया जाए, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। अवैस आफ्ताब भट्ट के नाम से मेरा चैनल है एक, शायद मैं शेयर भी करता रहा हूँ उनकी वीडियोस, तो उस पर भी आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है जी, लेट्स टेक क्वेश्चंस क्विकली। अब पहले सवाल आ नहीं रहे थे, अब काफ़ी सारे आ गए हैं। आई थिंक किसी ने आइस ब्रेकिंग किया है, तो अब सब लोग कंफर्टेबल हैं पूछने में। सर वी कैन कॉपी ऐसे ऑफ अदर क्वालिफाइड स्टूडेंट नॉट, नहीं।
आप देखें ऐसे का टॉपिक कभी भी रिपीट नहीं होता एज इट इज पेपर में, बहुत कम दफा ऐसे होता है। तो एक बच्चे की जो आउटलाइन है वो आपने कॉपी कर ली, उसका रट्टा लगा लिया और पेपर में जाके लिखा है, तो पेपर में तो टॉपिक और तरह से आएगा। पेपर में एग्जामिनर की बहुत ज्यादा कोशिश ये होती है कि आप ऐसे पेपर में बैठ के क्रिएट करें, रटा रटाया ऐसे नहीं। आपने पेपर में बैठ के ऐसे बनाना है, क्योंकि ऐसे राइटिंग एक स्किल है और आपको इस काबिल होना चाहिए। तो कॉपी ऐसे वाला काम तो बिल्कुल अ बिग नो। सर काइंडली टेल मी अबाउट फी स्ट्रक्चर एंड व्हेन दिस क्लासेस स्टार्टेड एंड हाउ मेनी क्लासेस वाज देयर इन वन वीक और वन। अच्छा, इसका सारा डिटेल मैंने हर बच्चे को भेजी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप एक ड्रॉप कीजिएगा। ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 2340। अरबाब को मैं बता रहा हूँ, तो इस पे एक व्हाट्सएप ड्रॉप करें, वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो भी इस बैच से रिलेटेड है। आई होप यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, क्लास ग्रुप, तो उसमें तो मैंने शेयर की थी। अच्छा आगे चलते हैं। सर विल द रीडिंग मटेरियल रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ ऐसे, हाँ रीडिंग मटेरियल एक कुछ मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ हम क्लास में एक किसी क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऐसे के लिए मटेरियल सर्च कैसे किया जाता है, वो सारे सोर्सेज का मैं आपको बताऊंगा। तो फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसमें सब लोग अपना अपना जो भी उनको अच्छा आर्टिकल मटेरियल मिलेगा वो शेयर कर रहे होंगे। तो एक सिनर्जी इफेक्ट भी आ जाएगा, आप सब लोगों की कलेक्टिव एफर्ट भी एक दूसरे को फायदा देगी। और जो मेरे पास टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल है वो मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो ये एक टू वे अप्रोच होगी, दोनों तरफ से मटेरियल आ रहा होगा, मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। सर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने दिन आप लेक्चर्स दे रहे हैं और कौन से मेन टॉपिक्स हैं ग्रामर के जो आप कवर करवाएंगे? प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, ट्रांसलेशन, मतलब हम पेपर पेपर पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्लास में टेंसेस करवाऊंगा। जो लोग CSS लेवल पे टेंसेस करवाते हैं, एक्टिव पैसिव करवाते हैं, तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारे बच्चों को उन चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो मैं उन चीज़ों को क्लास में नहीं करवाता, किसी को इंडिविजुअली उन चीज़ों में हेल्प चाहिए, ये अज्यूम करता हूँ मैं कि आप लोगों को टेंस आते हैं, हल्की फुल्की आपको रिवीजन की ज़रूरत हो सकती है, टेंसेस आपको आने चाहिए। तो टेंसेस मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी प्रेसी पे हम एक्सटेंसिव काम करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पे, ट्रांसलेशन पे, सेंटेंस करेक्शन पे तकरीबन हर क्लास में कर रहे होंगे। तो पेपर पैटर्न के हिसाब से हम ग्रामर को करेंगे। बाकी वो जो ग्रामर की चीज़ें हैं, नाउन प्रोनाउन, वो चीज़ें नहीं मैं करवाऊंगा। ठीक है, वो बेसिक ग्रामर कोर्स है, अगर किसी को टेंसेस वगैरह नहीं आते तो मेरा ख्याल है उसके लिए ये सेशन इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। उसको कोई बेसिक इंग्लिश सेशन अगर वो ज्वाइन करें तो वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये बेसिक नहीं है, ये ज़रा CSS लेवल से ही हम स्टार्ट करेंगे। अब 18 क्लासेस में हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम टेंसेस भी सिखाएं, सारा कुछ सिखाएं, तो वो काम उस तरह से नहीं होगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीज़ें वो हम अच्छे से करेंगे। सर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में से दो सब्जेक्ट 400 मार्क्स वाले ले सकते हैं? अच्छा, अब ये ग्रुप अगर मेरे सामने हो तो मैं देख सकता हूँ। दो इकट्ठे नहीं ले सकते, हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट ही आपने लेना है। तो 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का ग्रुप है, उसमें से भी आपने एक ही लेना होता है। बाकी मेरे सामने वो हो तो मैं बता सकता हूँ ज़्यादा। सर आपका इस सेशन के बाद अगस्त में न्यू सेशन स्टार्ट होगा, जून जुलाई अगस्त में, हाँ 2 माह का सेशन है ये, तकरीबन 2 माह लग जाते हैं कभी कोई क्लास स्किप अगर हो जाए तो। वैसे तो आइडियली 6 हफ्तों का है, लेकिन कुछ आगे पीछे मामला हो जाए तो मैक्सिमम 2 मंथ में हमारा सेशन कंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह तब भी स्टार्ट होगा, अगस्त में भी स्टार्ट होगा। तो बाकी जी। सर जिन बच्चों की डिग्री जो होती है जुलाई में कंप्लीट होती है, अब ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो रहा है, तो उनके लिए तो न्यू सेशन उसके बाद ही स्टार्ट होगा ना, तो इसलिए ये सवाल पूछा था। नहीं नहीं, मेरे सेशन में तो वो डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो तो FPSC की रिक्वायरमेंट है। वो तो दिसंबर में जब आपने अप्लाई करना है पेपर्स के लिए, CSS के लिए, डिग्री का रोल तो वहां पे आना है। अभी तो तैयारी वाला मरहला है। अभी तो वो बच्चे भी इनरोल हो सकते हैं जो लोग डिग्री कर रहे हैं, तो वो FPSC की रिक्वायरमेंट है, उसको मिक्स आप कर रहे हैं। तो वो आपकी दिसंबर से पहले पहले जब भी हो जाती है, दैट इज फाइन। ठीक है, 31 दिसंबर कट ऑफ डेट होती है। यानी एक ग्रुप से, सर इस यानी एक ग्रुप से पॉलिटिकल साइंस और दूसरे से पहले वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, ये वही उसी तरह का सवाल आ गया। चलें, लास्ट कोई क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव सर 3 मिनट्स। सर कुछ लोग कहते हैं कि ना फिजिक्स नहीं रखनी चाहिए, मतलब कि आप लोग अपने सब्जेक्ट में ना जाएं। इसलिए बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि फिजिक्स नहीं रखनी चाहिए या रख लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स ग्रेजुएशन जो है।
फिजिक्स में आप ये देखें कि फिजिक्स का आपने सिलेबस देखा और पास पेपर देखे हैं? फिजिक्स का सिलेबस जी और सर, मैंने फिजिक्स का सारा सिलेबस देखा है और पास पेपर भी देखे हैं। तो आपकी डिग्री क्या है? आपकी डिग्री एमएससी फिजिक्स है या इंजीनियरिंग है कोई? अच्छा, फिजिक्स में ना ये बहुत डिपेंड कर रहा होता है। बाज मतलब एक इंजीनियर अगर कहे कि मैंने फिजिक्स का सब्जेक्ट रखना है, तो कुछ इंजीनियरिंग में कुछ इंजीनियरिंग की टाइप्स ऐसी हैं जिन्होंने एक्सटेंसिवली फिजिक्स को पढ़ा होता है, तो वो लोग तो रख लें। अदरवाइज जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है वो एमएससी बीएससी लेवल का सब्जेक्ट है। तो ये नहीं है कि हर हर कोई जिसने इंजीनियरिंग की हो वो फिजिक्स को रख सकता है। आप उसके लिए यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसका सिलेबस देखें, आप उसका पास पेपर देखें। अगर आपको समझ आता है तो गो फॉर इट। पास पेपर देख लें पिछले 5 साल के, ट्रेंड समझ आ जाएगा। आपको ये समझ आ जाएगा कि ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं, अपनी डिग्री के बावजूद मैं इसको कॉम्प्रिहेंड और अटेम्प्ट कर सकूंगा कि नहीं। तो वो सारी चीज़, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो एमएससी बीएससी लेवल अगर है तो आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसमें अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। और अगर आपकी कोई इंजीनियरिंग है तो फिर उसका सिलेबस पास पेपर देख के फैसला करें। ठीक है। अच्छा, चैट में कुछ आया है। ओके सर, थैंक यू। चलें चलें जी, दैट्स ऑल। क्लियर है? कोई एनी एनी अदर कंफ्यूजन है तो पूछ लें जल्दी से। नो सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, दैट वाज गुड इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अटेम्प्ट एंड फॉर योर प्रेपरेशन। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे फिर सेशन में, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।